नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेशार। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और अब तक की बड़ी खबरें आपके स्क्रीन पर आने को तैयार। सबसे पहले बात बाजार की। आज लगातार तीसरे कारोबारी दिन तेजी के साथ बाजार बंद हुए। निफ्टी 18,755 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 26 स्टॉक्स चढ़कर बंद हुए और अब रिकॉर्ड स्तर से केवल 150 अंक की दूरी रह गई है। सेंसेक्स में भी 85 अंकों की तेजी के साथ यहां पर जो है वो तेजी नजर आई, लेकिन बैंक निफ्टी पर आज दबाव नजर आया। मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर बंद हुए। निफ्टी स्मॉल कैप लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ बंद हुआ। दिन भर बाजार में क्या रही हलचल, क्या कल के ट्रिगर्स हो सकते हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। मार्केट के अंदर आज फिर से एक रेंज का कारोबार हुआ, लेकिन इस रेंज के अंदर हमने अपर एंड को आज मेंटेन रखा। आज सेकंड डे था जब 18 दिन का लंबा कंसोलिडेशन 18,700 के ऊपर क्लोज हुआ। इससे पहले भी हमारी क्लोजिंग 18,700 के ऊपर हो चुकी है। आज ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट ठीक थे, हालांकि ओपनिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हुई जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 800 के आसपास खुलेगा, लेकिन उसके बावजूद आज बाजार एक दायरे में ट्रेड करते रह गया। निफ्टी और बैंक निफ्टी आज दोनों अलग अलग ट्रेड किए। निफ्टी में भी आप देखेंगे तो 40 पॉइंट की तेजी थी, वहीं करीब 90 पॉइंट का नुकसान निफ्टी बैंक में था। निफ्टी बैंक का सेकंड डे है जब वो 44,000 के नीचे बार बार आके ट्रेड कर रहा है और इसको मेंटेन करने भर की सिर्फ कोशिश कर रहा है, जबकि निफ्टी की अटेम्प्ट ज़्यादा बेहतर है और वो आज रिलायंस की बदौलत इस लेवल पे जाके बंद होने में कामयाब हो गया। एडवांस डिक्लाइन भी आप देख रहे होंगे तो 1100 शेयर प्लस में आपको दिख रहे हैं और करीब 950 शेयरों के अंदर दबाव था। हालांकि जब हमने ओपन किया था तब भी करीब 1100 से 1200 शेयर बढ़कर खोल रहे थे, लेकिन उस समय डिक्लाइंस की संख्या थी 250, यानी कि आज दिन भर के बाजार के अंदर ज़्यादातर शेयर्स ने कल के लेवल्स में से प्रॉफिट बुकिंग कराई है, इसलिए एडवांस डिक्लाइन ये आके बना अगर आप इसको सुबह से कंपेयर कर रहे हैं तो। अब आ जाते हैं आज मार्केट के टॉप गेनर्स लूजर्स, कौन कौन से शेयर ऐसे थे जो आज बनते हुए दिखे। सबसे पहले मैं आता हूं आज के मार्केट के टॉप गेनर्स पे, जहां पर आज थोड़ी सी हमको स्ट्रेंथ आते हुए दिखी। टाटा कम्युनिकेशन कंज्यूमर्स इनफैक्ट ये सबसे ऊपर रहा, करीब 5% से ज़्यादा की मजबूती इस शेयर में हमको मिली है। इसके अलावा टाटा ग्रुप की एक और कंपनी है टाटा स्टील, ये 2.5%। ग्रासिम के अंदर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया 2.5% और JSW स्टील के अंदर भी 2% की तेज़ी है। आप इन चार में से दो हिस्सों में ये देख रहे होंगे कि स्टील कंपनीज तेज़ हैं, एक हिस्से में आप ये देख रहे हो कि कंजम्पशन वाला शेयर तेज़ है जिसको हम FMCG कहते हैं जो रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा, और एक हिस्से में आप ये देख रहे हो कि टाटा ग्रुप की दो बड़ी कंपनीज शामिल हैं। अब आते कमज़ोरी वाले शेयर जो भी आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसमें बजाज फाइनेंस आज कमज़ोर हुआ है, वहाँ पे थोड़ा नुकसान था। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल और इंडसन बैंक, ये कुछ एक शेयर्स थे जिनकी आज परसेंटेज में गिरावट करीब 1% की थी। कोई भी ऐसा शेयर नहीं है इंडसन बैंक को छोड़कर जहां पर करीब 1% का आंकड़ा आपको दिखा हो, ज़्यादातर करीब 0.25% में आकर रुक गए हैं। इन्हीं सभी शेयर्स में जो मैंने आपको ताज़ा खरीदारी और बिकवाली वाले बताए, उसमें टाटा कंज्यूमर्स ने आज साल का हाई टेस्ट किया है। NTPC, BPCL और अल्ट्राटेक भी आज साल का नया हाई टेस्ट कर दिया। ये जो आप तेज़ी वाले शेयर्स देख रहे हैं इसमें से एक दो शेयर ऐसे हैं और ये पूरी सूची वो है जिन्होंने आज साल का नया हाई टेस्ट किया है। अब आते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में, वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप वहाँ पे चेक करेंगे तो आपको आज फर्टिलाइज़र शेयर में काफ़ी दम दिखेगा। असल में सरकार सल्फर कोटेड यूरिया की बातचीत कर रही है जो MRP पे देगी और जो किसानों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। सरकार की बैलेंस शीट सब्सिडी के तौर पर बच के हो जाएगी, तो इसलिए कई सारे हिस्सों से आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स आपको चलते हुए दिखे। हालांकि बाद में पता लगा कि कैबिनेट की बैठक में आज ये फैसला नहीं हो रहा, ये फैसला अगले हफ्ते जाके होगा, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर बस था। आज एस्टर DM, शाम मेटेलिक्स, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, ये कुछ एक और शेयर्स थे जिनका परसेंटेज 5 से ऊपर था, यानी कि 5% से ज़्यादा शेयर चले। अब वो सूची आएगी आपकी स्क्रीन पर जो आज मिड कैप के लूजर्स बने हैं। उसमें आप देखेंगे जोमेटो के अंदर लास्ट में 2 घंटे के अंदर एक अच्छा कट लगा। टाटा टेली टूट गया 5% नीचे। सुजुकी के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये 16 रुपये तक पहुंच गया था। KPIT टेक भी करीब 4% की गिरावट के साथ आज बंद हुआ है। इन्हीं जो सूची आपने देखी बढ़ने वाले शेयर्स में, उसमें आपको दिखेगा फिलिप्स कार्बन ब्लैक का शेयर जिसने आज साल का नया हाई टेस्ट किया है, एस्टर DM जिसने साल का नया हाई टेस्ट किया है। इसके अलावा 3i इंडिया का और क्राफ्ट्समैन्स का भी आज साल का नया हाई टेस्ट हुआ है। ये आप अपनी स्क्रीन पर सारे ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं। रही बात वादा शेयर्स की, तो आज ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट
आपको दिखा होगा रिलायंस की वजह से। और अगर आप निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर या गेनर्स देख रहे हैं तो आज निफ्टी के टोटल 50 शेयर्स में से आज जो बढ़ने वाले शेयर्स थे उनकी संख्या थी करीब 28, गिरने वाले शेयर्स की संख्या थी 22 और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रिलायंस था जिसने आज निफ्टी को करीब 25 पॉइंट दिए। दूसरा कंट्रीब्यूटर टाटा की दो बड़ी कंपनियां टाटा कंज्यूमर्स और टाटा स्टील थी और तीसरा था HUL जिसने आज बाजार की हेल्प की। और जो कमज़ोर था वो था ICICI और एक्सिस बैंक। और आज IT में मुनाफा वसूली का दिन था। एक रिपोर्ट आने के बाद ये ज़्यादातर IT कंपनीज आज आपको टूटती हुई दिखी हैं। तो कुल मिला के मार्केट्स के अंदर आज एक कंसोलिडेशन का, लेकिन निफ्टी के अंदर कंसोलिडेशन से थोड़ा ऊपर पहुंचने का दिन है। अगर कल FOMC की बैठक से कुछ भी अच्छा निकल के आता है शाम को और हमको गैप मिलता है तो हम ऑल टाइम हाई के और करीब पहुंच जाएंगे जो कि 18,887 का है। 1 दिसंबर 2022 को हमने लगाया था। करीब करीब 195 दिन हो जाएंगे, उसके बाद हम नया ऑल टाइम हाई टेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सरकार ने चीन की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से घरेलू पार्टनर बनाने को कहा है। चीनी कंपनियों के लिए ऐसा करना कितना व्यवहारिक होगा, इस पर हमारी सहयोगी सुमिता करीर ने ICEA के चेयरमैन पंकज महिंद्रू से खास बातचीत की। थैंक यू वेरी मच मिस्टर महिंद्रू, हमें ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे ET Now स्वदेश पे। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो मीटिंग हुई है हैंडसेट मेकर्स की इंडियन गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, क्या कंसर्न्स रेज किए गए और क्या प्रायोरिटीज़ दिखाई गवर्नमेंट ने इस ये चाइनीज़ स्मार्टफोन मेकर्स जो हैं उनकी इंडिया की प्रेजेंस के ऊपर? तो ये जो गवर्नमेंट है ये बहुत ही डिटर्मिन्ड है कि इंडिया का जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसमें सब्सटैंशियल ग्रोथ हो। और आप वो देख रहे हैं उसकी इम्पैक्ट है, विजिबल है इम्पैक्ट उसका। क्वांटम लीप हुई है मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल फ़ोन्स की और इलेक्ट्रॉनिक्स की, ख़ास करके मोबाइल फ़ोन्स की। और उसके साथ दो चीज़ें और पे बहुत फोकस है कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बढ़ाई जाए और जो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्किल्स हैं, इंडियन कंपनीज की डेवलपमेंट और इंडियन टेक्निकल पर्सोनल एंड पर्सनल, उनकी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर है। सो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है ये एज ए एसोसिएशन हमको हमेशा मिलता रहता है गवर्नमेंट से और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस पर जी जान से काम करने की कोशिश करते हैं। और यही मैसेज जो आप कह रहे हैं, जो मीटिंग्स हुई हैं कुछ चाइनीज़ ब्रांड्स के साथ, एक्चुअली वो मीटिंग्स कुछ महीने पहले हुई हैं, तो यही मैसेज दिया गया था कि हम जो अननेसेसरी स्किल्स हैं जो वो हम इंपोर्ट ना करें, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो एक क्लियर मैसेज दिया गया था। सप्लाई चेन में इंडियन कंपनीज को इंडक्ट किया जाए, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बढ़ाई जाए और यहाँ से एक्सपोर्ट्स पे बहुत एम्फेसिस दिया जाए। ये मेन मैसेजेस दिए गए थे मंत्री जी से। तो ये जो आप मेन मैसेजेस की बात कर रहे हैं, इनमें से एक उसकी बात कर लेते हैं, लोकलाइजेशन और वैल्यू एडिशन, जैसे आपने बोला। सर, किस टाइप का वैल्यू एडिशन जो है ये कंपनीज इंडिया के सप्लाई चेन्स में कर रही हैं? बिकॉज जो सप्लाई चेन का पुश है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। चाइना से जो सप्लाई चेन का डिपेंडेंस है वो हटाना इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तो इंडिया की सप्लाई चेन में ये चाइनीज हैंडसेट मेकर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और लोकलाइजेशन पे कितना फोकस है? दिस इज अ प्रोसेस। पहले आपकी जाइंट असेंबली सेटअप होती है, एक स्केल बिल्ड होता है और साथ साथ फिर सब असेंबली की सेटअप होता है, जैसे चार्जर्स हैं, बैटरी पैक्स हैं, हेडसेट्स हैं, मैकेनिक्स हैं, डिस्प्ले असेंबली है और सेल्स बनते हैं, कनेक्टर्स बनते हैं। ये सब चीज़ें, इनकी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हुई है, सबने की है। लास्ट जो सारी जो चाइनीज़ कंपनीज हैं उनकी सप्लाई चेन की डेवलपमेंट, I would say it is not optimum, but it has been quite big. बढ़ते आगे, घरेलू स्टेनलेस स्टील कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार चीन के स्टेनलेस स्टील में
फिर काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगा सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार कुछ कैटेगरी के जो चाइनीज स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं उसके इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि स्टील मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया है ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके हितों की रक्षा की जा सके और जल्द ही स्टील मंत्रालय इस मसले पर वित्त मंत्रालय से संपर्क करने वाला है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस वक्त स्टील मंत्रालय इंडस्ट्री की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दिए गए हैं उसकी समीक्षा कर रहा है और ये देख रहा है कि इंडस्ट्री जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको कितना नुकसान हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री ने पहले ही इस मसले पर वित्त मंत्रालय और स्टील मंत्रालय से संपर्क किया है और ये कहा है कि जो चाइना की तरफ से कुछ कैटेगरी में जो भारी डंपिंग हो रही है उसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हो रहा है। कुछ मामलों में जो प्रोडक्ट की कीमतें हैं वो रॉ मटेरियल प्राइसेस से भी कम है। ऐसे में सरकार को इस मसले पर तुरंत दखल देना चाहिए। अगर आप उन डेटा पर नज़र डालें जो कि इंडस्ट्री ने सौंपे हैं उसके हिसाब से एक तरफ जहां 2020 में जो चाइना की तरफ से इंपोर्ट किया जा रहा था इंडियन मार्केट में वो उसका आंकड़ा जस्ट 5.5% था, वो 2022 में बढ़कर करीब 33% हो गया। उसी तरीके से DGTR का इन्वेस्टिगेशन भी ये कहता है कि 2021 में जब से काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी जो है खत्म किया गया है उसके बाद से चाइना की तरफ से जो इंपोर्ट्स है उसमें करीब 44% की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। लिहाजा इन सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए सरकार अब इस बात पर विचार कर रही है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या इंपोर्ट ड्यूटी जो है कुछ कैटेगरी के जो स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं उस पर लगाए जा सकते हैं। इस पर सरकार इस वक्त विचार कर रही है। जी, बढ़ते हैं आगे। 5 जुलाई को मारुति अपनी अब तक की सबसे महंगी कार इन्विक्टो लॉन्च करने जा रही है। 20 लाख से ऊपर के सेगमेंट में मारुति की ये पहली कार होगी। कैसी है मारुति की इन्विक्टो, डिटेल्स बता रही हैं सृष्टि। जी हाँ, तैयार हो जाइए। मारुति सुजुकी की एक नई गाड़ी लॉन्च के लिए 5 जुलाई को कंपनी एक नई गाड़ी लेकर आ रही है जिसका नाम वो इन्विक्टो बता रही है। महंगी गाड़ी हो सकती है ये क्योंकि 20 लाख से भी ज़्यादा की कीमत कंपनी इसकी तय करने वाली है और पहली बार होगा जहां पे मारुति सुजुकी को देखेंगे कि ना ही सिर्फ लग्जरी सेगमेंट बल्कि इतनी महंगी और इतने प्राइस पॉइंट पे कंपनी एक गाड़ी लेकर आएगी। क्यों होगा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी तक हम कंपनी को हमेशा देखते थे कि या तो स्मॉल कार सेगमेंट पे एक परसेप्शन बना हुआ था या फिर या माइलेज ज़्यादा देने वाली कार्स, क्योंकि जो लग्जरी कार्स होती हैं उनमें माइलेज भी कम होता है। पर मारुति सुजुकी की एंट्री अब होने वाली है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में और साथ ही 5 जुलाई को तो इसकी अनवीलिंग होगी पर 19 जुलाई से ही इसकी बुकिंग चालू हो जाएंगी और कंपनी बता रही है कि टोयोटा हाई क्रॉस जो इनोवा हाई क्रॉस है उसके प्लेटफॉर्म पे ही ये गाड़ी बनती हुई नजर आएगी। अब इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे खतरा होगा M&M और टाटा मोटर्स को, तो ज़्यादा एनालिस्ट ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा है फिलहाल, क्योंकि लॉन्च के बाद थोड़े प्राइस पॉइंट्स सामने आएंगे। पर अभी तक अगर हम देखें तो टोयोटा टाटा मोटर्स की सफारी और महिंद्रा की XUV 700 इनका दबदबा है। साथ ही क्योंकि ये इनोवा हाई क्रॉस के प्लेटफॉर्म पे ही ये गाड़ी बनेगी तो बताया जा रहा है कि इनोवा की बुकिंग्स हो सकता है कि मारुति के पास आने लगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर मॉडल भी लॉन्च होगा जिसे हम कैनिबलाइजेशन कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा खतरा इनोवा हाई क्रॉस को बताया जा रहा है, पर XUV 700 और साथ ही सफारी के लिए कंपटीशन ज़रूर बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है 20 लाख से महंगी गाड़ियों के सेगमेंट्स में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मारुति सुजुकी के लिए एक पॉजिटिव ज़रूर है, क्योंकि इससे वो अपने सभी पोर्टफोलियो के जो गैप्स हैं वो फिल करते हुए नजर आएंगे और अब लग्जरी सेगमेंट में भी मारुति सुजुकी आपको गाड़ियाँ लाती हुई दिखेगी। बढ़ते आगे। जुलाई में मारुति अपनी सबसे महंगी जो है गाड़ी लॉन्च करने जा रही है और हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने मारुति के सीनियर ED मार्केटिंग सेल्स शशांक श्रीवास्तव से इस बारे में बातचीत की। मारुति सुजुकी लॉन्च की तैयारी कर चुकी है अपनी नई MPV मल्टीपर्पज व्हीकल इन्विक्टो की। इन्विक्टो जो एक मल्टीपर्पज व्हीकल लग्जरी सेगमेंट में है, मारुति का सबसे महंगा प्रोडक्ट रहने वाला है। और क्या खास है इसके बारे में बात करते हैं शशांक श्रीवास्तव जी से, मारुति सुजुकी के हैं ये। और अभी सर आपसे बात अगर शुरुआत करें तो क्या बता सकते हैं इसके बारे में, और सबसे महंगा मारुति का जो प्रोडक्ट है वो आएगा? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये जो सेगमेंट है एक प्रीमियम 3 रो MPV का सेगमेंट है और इसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं 5 जुलाई को।
इसकी बुकिंग्स हम 19 जुलाई से लेंगे, मतलब अगले हफ्ते से। और ये भी बात दुरुस्त है आपकी कि ये पहली मर्तबा है कि हम 20 लाख से ज़्यादा की गाड़ी मारुति सुजुकी ला रही है। और हम इस बात से हमें काफ़ी खुशी है कि हमारा 10 लाख के रुपए के नीचे का जो सेगमेंट है उसमें तो हमारा बाजार की हिस्सेदारी 60% है ही, लेकिन 10 से 15 लाख का जो सेगमेंट है जो जिसमें हम पहले नहीं थे, उसमें भी हमने देखा है कि हमारा हम मार्केट लीडर हो गए हैं। तो 30% हमारा बाजार की हिस्सेदारी हो गई है उस सेगमेंट में। तो अब हम 20 लाख के ऊपर की जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें भी अब हम कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम इसमें भी सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये पहला टोयोटा का उत्पाद भी होगा जो आप इस्तेमाल करेंगे। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, टोयोटा प्लांट में या आपके अपने प्लांट में? जी, टोयोटा के प्लांट में होगी, बिदादी प्लांट है कर्नाटक में, उसमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। और वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो कितने यूनिट्स आप बेचने का प्लान कर रहे हैं? वॉल्यूम क्या के हिसाब से कैसा प्रोडक्ट रहेगा ये? देखिए, जो सेगमेंट है दरअसल अगर 3 रो एसयूवी या एमपीवी का सेगमेंट गुज़िश्ता माली साल में इसकी बिक्री करीब 2,58,000 की थी। उसमें से जो प्रीमियम पार्ट है वो करीब 1,10,000 यूनिट्स का है। और ये ऐसा इम्कान है कि ये सेगमेंट जो है इसमें इजाफा होगा और ये 3 लाख के करीब हो जाएगा और उसमें करीब 1.25 लाख का ये प्रीमियम का सेगमेंट होगा। तो ये तो ओवरऑल मार्केट साइज की बात है। मार्केट प्रीमियम का इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि एक तो वॉल्यूम का है एक हमारा मकसद, दूसरा मकसद ये भी है कि इससे हमारी ब्रांड इमेजरी ज़रूर बेहतर होगी सार्फिन के नज़र में, और उस लिहाज से भी ये बहुत अहम प्रोडक्ट है। और सर बात करें आगे जाकर अगर और इस मार्केट में प्रोडक्ट उतारने की, तो आप उसके लिए भी तैयार हैं क्या? इस मार्केट में और प्रोडक्ट आएंगे आपके? जी देखिए, हमारे जो प्रोडक्ट के मुतालिक अगर हम बात करें तो मारुति सुजुकी हमेशा से बहुत एग्रेसिव रही है और यही वजह है कि हमारे पास इस समय 17 ब्रांड्स हैं और ये 18वां ब्रांड होगा इन्विक्टो। तो और चलिए अब बात सेबी की, जो उन इन्फ्लुएंसर से परेशान हैं जो मार्केट में कोड वर्ड के सहारे काली कमाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के कोड वर्ड को डिकोड कर रही है सेबी और एक का शिकंजा और एक्शन भी नजर आ रहा है। हमारी सहयोगी भाविया की ये रिपोर्ट देखिए। स्टॉक मार्केट में हेराफेरी में माहिर कई महारथी हैं जिनके खेल को समझना आम आदमी के बस की बात नहीं, लेकिन सेबी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ कर एक्शन ले रही है। उन्हीं में से सेबी की पकड़ में 2 बड़े नाम आए हैं, PR सुंदर और गुंजन वर्मा। ये लोग सेबी के कायदे कानून को ताक पर रखकर सोशल मीडिया पर निवेशकों को अपने झांसे में ले रहे थे। पिछले महीने ही सेबी ने PR सुंदर पर अपना शिकंजा कसा था, जिसमें 47 लाख की सेटलमेंट फीस और निवेशकों को उनके करीब 6.1 करोड़ रुपए ब्याज समेत लौटाएंगे। साथ ही सिक्योरिटी मार्केट में डीलिंग करने पर 1 साल का बैन लगा दिया है। इसके अलावा बिना रजिस्ट्रेशन के वित्तीय सलाह देने, क्लाइंट के बिहाफ पर सौदेबाजी करने वाली गुंजन वर्मा को भी चेताया है। ये तो थी अब तक की कहानी, लेकिन मामला इससे भी संगीन है। सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुश ने हाल ही में बोला है कि सेबी इज कुकिंग समथिंग। तो अब सारी नजरें सेबी मार्केट वॉचडॉग पे हैं टू नो कि फाइनेंशियल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्या नए रेगुलेशंस जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने सेबी को चकमा देने के लिए अपनी ही अलग कोडवर्ड से भरी डिक्शनरी तैयार कर ली, जैसे मछली, मुर्गी, चाय, फल। ऐसे कई शब्द हैं जिनका इस्तेमाल मार्केट की दुनिया में शेयरों की खरीद फरोख्त के लिए किया जा रहा है, जिसके जरिए ये लोग अपने फॉलोअर से सुपर चैट पर 10,000 से 20,000 रुपए के बीच कमा रहे हैं। कैसे लोग कमा रहे हैं उसके कुछ नमूने आपको बताते हैं। जब ये लोग अपने YouTube या टेलीग्राम चैनल पर कहते हैं कि हम चाय पी रहे हैं, इसका मतलब है कि वो इंडेक्स गिरने का इशारा कर अपने फॉलोअर्स को पुट खरीदने के लिए कह रहे हैं। जब वो कहते हैं कि हम फल खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बताना चाहते हैं कि इंडेक्स चढ़ने वाला है, कॉल खरीदने का वक्त है। ऐसे ही कुछ और कोडवर्ड डिकोड किए गए हैं, जैसे मछली मर गई मतलब शेयर की कीमत गिरने वाली है, मुर्गी खा रहे हैं मतलब शेयर की कीमत चढ़ने वाली है। ET नाउ स्वदेश।
जहां कुछ एयरलाइंस मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, वहीं इन सब के बीच एक नई एयरलाइन जेट विंग्स जल्दी ही देश में दस्तक देने वाली है। जेट विंग्स एयरवेज ने तैयारी कर ली है। असम मुख्यालय में जेट विंग्स एयरवेज अपनी तैयारियों को आखिरी रूप दे रहा है और उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक या नए साल की शुरुआत में ये एयरलाइन 2 विमानों के साथ शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, हम उड़ान में भी हम उड़ान की स्कीम के अंदर, उड़ान का स्कीम सबको पता है कि उड़ान का स्कीम चल रहा है अभी वहाँ हमारे नॉर्थ ईस्ट में, तो उसके ऊपर हमारा ध्यान जरूर है। बट एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि जो ट्रैवलर्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको ज़रा सा क्या बोले आराम मिले, उनको ज़रा सा प्रीमियम क्वालिटी का सर्विस मिले। तो इसी वजह से हम ये एयरक्राफ्ट्स लेकर के आ रहे हैं जिसमें प्रीमियम सर्विसेज मिलेगा सबको, प्रीमियम इकोनॉमी होगा और बिजनेस क्लास होगा इसमें। चलिए बात करते हैं बिपरजॉय की, जिसको लेकर एनडीआरएफ पिछले कई दिनों से तैयारी में जुटी हुई है। एनडीआरएफ के हजारों जवान तूफान वाली अलग अलग जगहों पर 45,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में एनडीआरएफ ने 33 टीमें तैनात कर दी हैं। आपको मैप के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस जगह पर कितनी टीमें साइक्लोन से निपटने के लिए तैयार हैं। साइक्लोन बिपरजॉय को देखते हुए पिछले 1 हफ्ते से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ पूरी एजेंसियां, चाहे वो एनडीआरएफ हो, कोस्ट गार्ड हो, जो लोकल शिप कंपनीज हैं, उनके साथ मिलकर प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे थे। आप इस वक्त देख सकते हैं ये एनडीआरएफ का नक्शा है, किस तरह से पूरे गुजरात और महाराष्ट्र में 18 से ज्यादा टीम्स यहां पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। अगर आपको नक्शे में दिखाना चाहें, गुजरात और दीव में टीम्स लगाई गई हैं, जिसमें से 17 डिप्लॉय की हैं, 1 रिजर्व में है। वलसाड़ का इलाका है, वहां पर 1 टीम है। मुंबई में 5 टीमें हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर कुल संख्या हम देखें तो 14 टीमें यहां पर लगा दी गई हैं, जिसमें से 6 डिप्लॉयड हैं और 8 रिजर्व में रखी गई हैं। गुजरात में इसका ज्यादा इफेक्ट होने वाला है और इसी वजह से यहां पर टीमों की संख्या भी ज्यादा है। जो लो लाइंग एरियाज हैं, जिनमें आप देख सकते हैं द्वारका का एरिया है, उसमें 3 टीमें लगा दी गई हैं। कच्छ का एरिया है, वहां 4 टीमें लगाई गई हैं। राजकोट 3 टीमों के साथ तैयार है। एनडीआरएफ के जो जवान हैं यहां पर डिप्लॉय किए गए हैं। पोरबंदर में 1 टीम है, जामनगर में 2 टीमें हैं, जूनागढ़ में 1 टीम और गिर सोमनाथ में भी 1 टीम है। इसके अलावा दीव में 1 टीम और वलसाड़ में 1 टीम है। तो ये आप देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट का नक्शा है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र में भी जो टीम्स हैं वो डिप्लॉय कर दी गई हैं, जिसमें से मुंबई में 5 टीमें हैं और 1 टीम कन्नड़ में भी लगाई गई है। और कोडागु जो कर्नाटका का इलाका है, वहां पर भी टीम्स लगा दी गई हैं, क्योंकि ये सब इलाके इस बिपरजॉय साइक्लोन से अफेक्ट होने वाले हैं और अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट भी कर लिया गया है। एनडीआरएफ ने दूसरी एजेंसीज के साथ मिलकर ये इवैक्यूएशन किया है। वॉर फ्रंट पर काम चल रहा है। लैंडफॉल कल होने वाला है, आफ्टरनून में लैंडफॉल होगा और उस वक्त तेज हवाएं चलेंगी। उसका इफेक्ट किस तरह से उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, कैसे लोगों को इवैक्यूएट करेंगे, बिजली, पानी, पेड़ की समस्या हो सकती है, तो उस सब के लिए एनडीआरएफ तैयार है। आप देखिए, ये जो नक्शा है मौसम विभाग का है, ये जो हरा इलाका है ये वो इलाका है जहां पर पूरी गति के साथ साइक्लोन बिपरजॉय आने वाला है और 100 की रफ्तार से ज्यादा की हवाएं उस वक्त चलेंगी। तो कैसे वहां पर डिप्लॉयमेंट्स के साथ साथ लोगों को जो राहत और बचाव कार्य दिया जाएगा, उसकी भी पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। तो पूरी एजेंसियां तैनात हैं, अलग अलग टीम्स यहां पर तैनात हैं। एनडीआरएफ के साथ, इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ, जो बाकी लोकल अथॉरिटीज हैं, वो सब मिलकर सिक्योरिटी और दूसरे मेजर्स ले रही हैं, लोगों को सावधान कर रही हैं, इवैक्यूएशंस कर रही हैं। तो गुजरात में और महाराष्ट्र में भी एनडीआरएफ की 18 टीमें पूरी तरह से तैयार और तैनात हैं। तो आपने देखा किस तरह से हमारी सहयोगी शिवानी आपको विस्तार से बता रही थी कि किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से जो पूरी टीम है वो डटी हुई है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। और साइक्लोन के खतरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक रखी है, जिसमें स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर चीफ सेक्रेटरी समेत आला अफसरों के साथ ये बातचीत हुई। बता दें कि साइक्लोन अभी कच्छ के समुद्र तट से 290 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। हालांकि ये धीरे धीरे अभी बढ़ता जा रहा है। अभी तक गुजरात में 47,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ इसके बारे में पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। कच्छ के मांडवी में
साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर के तैयारियां पूरी हैं, लेकिन अगर यहां आके आप देखें तो आपको अंदाजा आएगा कि आखिर इसे इतना खतरनाक क्यों कहा जा रहा है। रफ्तार से ज्यादा पवन और दिशाएं बदलती हुई हवाएं चल रही हैं और कल जब यह हिट करेगा कच्छ के जखाऊ में तो क्या परिणाम होंगे, इस पर सबकी नजर है। अगर आप इस तरफ देखें तो दरिया की अभी लो टाइड का पूरा असर है, साथ ही साथ अभी सरकारी तौर पर साइक्लोन के खतरे को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसके अंदर लगभग उन्होंने कहा कि 47,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना गया। साथ ही बिजली आपूर्ति के लिए 597 टीमें और 4,000 से ज्यादा होल्डिंग्स फिलहाल पूरे गुजरात के आसपास से उतार लिए गए हैं। इसी से आपको अंदाजा आता है कि आखिर बिपरजॉय को लेकर के कितनी ज्यादा चिंता में है सरकार। ये देखना होगा कि जब ये तूफान टकराएगा गुजरात के पर तो आखिर कितना नुकसान करता है। तो हमारे सहयोगी सिद्धार्थ बता रहे थे कि किस तरह की इस वक्त स्थितियां हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।